सभी विद्यार्थियों का गुरुकुल शिक्षण संस्थान उच्च माध्यमिक विद्यालय खियाड़ा तथा गुरुकुल महाविद्यालय खियाड़ा के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज से आपको बता दें कि गुरुकुल महाविद्यालय खियाड़ा के यूट्यूब चैनल पर ऑनलाइन क्लासें स्टार्ट हो रही है, जिसके अंदर आपको सभी विषयों की क्लासें उपलब्ध करवाई जाएगी। सर्वप्रथम प्रारंभ में तो हमें रिकॉर्डिंग वीडियो क्लासें उपलब्ध करवाएंगे, उसके पश्चात आपको जो लाइव क्लास है वो भी उपलब्ध करवाएंगे। और सभी विद्यार्थियों से निवेदन है कि गुरुकुल महाविद्यालय खियाड़ा के चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर करें। आज हमें फिजिक्स भौतिक विज्ञान कक्षा 12th के अध्याय नंबर 6 का अंतिम टॉपिक प्रत्यावर्ती धारा जनित्र अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर के बारे में पढ़ेंगे। ये अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर क्या होता है? ये प्रत्यावर्ती धारा जनित्र एक उपकरण है, वह उपकरण है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, प्रत्यावर्ती धारा जनित्र कहलाता है। यानी ये एक ऐसा उपकरण है जो हम यांत्रिक ऊर्जा होती है उसको किस में परिवर्तित करता है? विद्युत ऊर्जा में रूप में परिवर्तित करता है। सर्वप्रथम देखो, ये आपके पास जो डायग्राम दिखाई दे रहा है ये प्रत्यावर्ती धारा जनित्र का डायग्राम है। और इस प्रत्यावर्ती धारा जनित्र का जो मुख्य उपयोग होता है, वो है प्रत्यावर्ती धारा उत्पन्न करना। इसका मुख्य उपयोग होता है प्रत्यावर्ती धारा अर्थात अल्टरनेटिंग करंट उत्पन्न करना, प्रत्यावर्ती धारा उत्पन्न करना। और प्रत्यावर्ती धारा जनित्र जिस सिद्धांत पर काम करता है उस सिद्धांत का नाम है आपके पास विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है। प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है। जो प्रत्यावर्ती धारा जनित्र होता है ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है। यदि ये न मिले विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत तो इसको हम ये कह सकते हैं कि फ्लक्स परिवर्तन के सिद्धांत पर काम करता है। फ्लक्स परिवर्तन। तो प्रत्यावर्ती धारा जनित्र ऐसा उपकरण होता है जो आपके यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। और इसका मुख्य उपयोग ये होता है कि इसकी सहायता से प्रत्यावर्ती धारा उत्पन्न की जाती है। और ये जिस सिद्धांत पर काम करता है उस सिद्धांत का नाम होता है विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर। यदि विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत नहीं लिखे तो फ्लक्स परिवर्तन भी लिख सकता है, फ्लक्स परिवर्तन भी इसे कहा जा सकता है। अब आगे देखते हैं कि इसकी बनावट क्या होती है, कि प्रत्यावर्ती धारा जनित्र होता कैसा है। तो बनावट देखो कि ये आपके पास एक डायग्राम दे रखा है जिसके अंदर दो शक्तिशाली नाल चुंबकीय ध्रुव, एक तो N होता है, इधर क्या होता है S होता है। ये चुंबक का उत्तरी ध्रुव होता है N और ये चुंबक का दक्षिणी ध्रुव होता है S। और इन शक्तिशाली चुंबकीय नाल ध्रुवों के बीच में एक आयताकार कुंडली होती है। जो आयताकार कुंडली होती है ये एक धुरी पर स्थित होती है जिसे रोटर शेफ्ट भी कहते हैं। इस धुरी को रोटर शेफ्ट भी कहा जाता है, इसको रोटर शेफ्ट भी कहते हैं। और ये इस रोटर शेफ्ट के ऊपर घूर्णन करती है। और जो ये जिस अक्ष पर कुंडली स्थित होती है, जो कुंडली का अक्ष होता है वो इन चुंबकीय नाल ध्रुव द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के क्या होता है? लंबवत होता है। इन चुंबकीय नाल ध्रुवों के द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के क्या होता है? लंबवत होता है। अब ये कुंडली जैसे ही घूर्णन करती है, इस कुंडली को किसी बाह्य साधन के द्वारा इसमें घूर्णन करवाया जाता है तो इस कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। और इस चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होने के कारण इसके अंदर प्रत्यावर्ती धारा उत्पन्न होती है, यानी प्रत्यावर्ती धारा उत्पन्न होती है। अब देखो कि ये दो नाल चुंबकीय ध्रुव हो गए, इनके बीच में आयताकार कुंडली स्थित होती है। आयताकार कुंडली की जो अक्ष होती है वो चुंबकीय क्षेत्र के परस्पर लंबवत होती है। और इस कुंडली के एक साइड दो सर्पी वलय जुड़ी हुई होती है। इस सर्पी वलय को तो C1 कहते हैं, इस सर्पी वलय का नाम क्या होता है? C2 होता है।
और इन सर्पी वलयों से ही दो कार्बन बुर्से जुड़ी हुई होती है और इन कार्बन बुर्सों के जो बाह्य सिरे होते हैं उनको किसी बाह्य परिपथ से संयोजित किया जाता है और वहां पर प्रत्यावर्ती धारा उत्पन्न की जाती है। अब देखो कि सर ये जो आयताकार कुंडली होती है, इस आयताकार कुंडली का दूसरा नाम आर्मेचर भी है। इस आयताकार कुंडली को क्या कहा जाता है? आर्मेचर भी कहते हैं। इस आयताकार कुंडली को आर्मेचर भी कहा जाता है। अब इसकी बनावट के अंदर जो हम सर्वप्रथम पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं कुंडली। पढ़ते हैं कुंडली। अब ये कुंडली क्या होती है? तो कुंडली देखो कि ये जो आयताकार कुंडली आपको दिखाई देती है इसी को कुंडली होती है। इस कुंडली को क्या कहा जाता है? इसको आर्मेचर कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको आर्मेचर कहते हैं। इस कुंडली को, यही कुंडली है, आयताकार कुंडली होती है। जिसे आर्मेचर कहते हैं। इस कुंडली का जो क्षेत्रफल होता है, इस कुंडली का क्षेत्रफल उसको ए लेते हैं। इस कुंडली का क्षेत्रफल ए होता है। इस कुंडली का क्षेत्रफल ए होता है। अब इसके आगे कुंडली के बाद में हम इसका जो अवयव पढ़ते हैं बनावट का, वो है नाल चुंबकीय ध्रुव। तो दो शक्तिशाली नाल चुंबकीय ध्रुवों NS के बीच आर्मेचर को रखा जाता है। आर्मेचर को रखा जाता है। आर्मेचर को रखा जाता है। आर्मेचर के घूर्णन अक्ष, आर्मेचर की घूर्णन अक्ष चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत होती है। लंबवत होती है और जो आर्मेचर, जो शक्तिशाली नाल चुंबकीय द्वारा उत्पन्न जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो त्रिज्यीय होता है। नाल चुंबकीय ध्रुवों द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र त्रिज्यीय होता है। चुंबकीय क्षेत्र त्रिज्यीय होता है। चुंबकीय क्षेत्र त्रिज्यीय होता है। ये बनावट के दो डायग्राम हो गए हमारे पास कि ये डायग्राम यहां पर दर्शाया है। इसकी बनावट का पहला अवयव है कुंडली और ये आयताकार कुंडली होती है जिसे क्या कहा जाता है? आर्मेचर कहा जाता है। और इस आयताकार कुंडली को जो नाल चुंबकीय ध्रुव है N और S के बीच रखा जाता है। आर्मेचर की जो अक्ष, घूर्णन अक्ष होती है ये वाली, ये क्या होती है? चुंबकीय क्षेत्र के क्या होती है? लंबवत होती है। और इन शक्तिशाली नाल चुंबकीय द्वारा जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र होता है वो क्या होता है? त्रिज्यीय होता है। क्या होता है? त्रिज्यीय चुंबकीय क्षेत्र होता है। अब इससे आगे है तीसरा, इसका बनावट का जो अवयव है वो है सर्पी वलय। जो ये आयताकार कुंडली होती है, इस आयताकार कुंडली के एक सिरे पर दो सर्पिकार वलय लगी हुई होती है। जैसे एक ये सर्पिकार वलय है और इसका हमने नाम दिया है C1, दूसरी ये सर्पिलाकार वलय है, इसका नाम क्या दिया है? C2। तो हम लिखते हैं आयताकार कुंडली के आर्मेचर के एक सिरे पर बाएं और दो सर्पी वलय लगे रहते हैं। लगे रहते हैं। इससे आगे जो चौथा अवयव है वो है कार्बन बुरुस। कार्बन बुरुस सर्पी वलयों पर दो कार्बन बुरुस लगे रहते हैं।
दो कार्बन ब्रूस लगे रहते हैं तथा इनको बाह्य परिपथ में संयोजित करके प्रत्यावर्ती धारा प्राप्त की जाती है। आर्मेचर को किसी बाह्य साधन की सहायता से घूर्णन करवाकर फ्लक्स में परिवर्तन किया जाता है। देखो इसके बाद में हमने पढ़ा है सर्पी वलय कि ये जो आर्मेचर होती है, इस आर्मेचर के एक सिरे पर बाहर की ओर दो सर्पी वलय, एक C1 और एक सर्पी वलय क्या लगी रहती है, C2। और इसके बाद में हम इन सर्पी वलयों से ही संयोजित रहती है कार्बन बुशें। इन सर्पी वलयों के ऊपर इसी प्रकार संयोजित रहती है कार्बन बुशें। और ये कार्बन बुशें होती हैं, इन कार्बन बुशों के बाह्य सिरे होते हैं यहाँ पर, इनको बाह्य परिपथ में संयोजित किया जाता है और इनको बाह्य परिपथ में संयोजित करके और इनसे क्या प्राप्त की जाती है, प्रत्यावर्ती धारा प्राप्त की जाती है। तो अब इस आयताकार कुंडली को घुमाने के लिए आपको किसी बाह्य साधन की सहायता से इसको रोटेट करवाते हैं। और जब इसको रोटेट करवाते हैं तो इसके चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होने के कारण इसमें प्रेरित विद्युत बल और प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। और उस प्रेरित धारा की सहायता से जो बाह्य परिपथ होता है यहाँ पर कौन सी धारा उत्पन्न की जाती है, प्रत्यावर्ती धारा उत्पन्न की जाती है। अब आगे बनावट के बाद में हम पढ़ेंगे प्रत्यावर्त धारा जनरेटर की कार्यविधि। तो देखो शक्तिशाली नाल चुंबकीय द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र बी में जो आर्मेचर का स्थित कुंडली होती है उसका क्षेत्रफल क्या है, है। जब आर्मेचर को आप किसी बाह्य सहायता से घुमाते हो, घूर्णन करवाया जाता है तो आर्मेचर के फ्लक्स में परिवर्तन होता है। और जो फ्लक्स में परिवर्तन होता है वो ये होता है कि चुंबकीय फ्लक्स फाई बराबर BA cos थीटा होता है। चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है कि किसी बंद पृष्ठ में चुंबकीय क्षेत्र में स्थित है, किसी बंद पृष्ठ से लंबवत गुजरने वाली चुंबकीय बद्ध रेखाओं की जो संख्या होती है उसे क्या कहा जाता है, चुंबकीय फ्लक्स कहा जाता है। तो चुंबकीय फ्लक्स फाई बराबर BA cos थीटा होता है। जहां पर जो ये थीटा है ये आपके चुंबकीय क्षेत्र में कुंडली के जो सदिश क्षेत्रफल A होता है उसके बीच का क्या होता है, कोण होता है। ठीक है, अब इसके आगे देखो कि यदि ये कुंडली किसी धुरी के या रोटर शेप के ऊपर घूर्णन करती है तो यदि कुंडली का कोणीय वेग क्या हो, ओमेगा हो, यानी ये कोणीय वेग ओमेगा से घूर्णन करती है तो ओमेगा बराबर क्या होता है, थीटा अपॉन टी होता है। हमने 11th क्लास की जो फिजिक्स है उसके अंदर जो घूर्णन गति है उसमें हमने ये पढ़ा है कि कोणीय वेग बराबर क्या होता है, कोणीय विस्थापन बटा समय होता है। कोणीय विस्थापन बटा समय होता है, कोणीय विस्थापन बटा समय होता है। और जो कोणीय विस्थापन होता है उसको थीटा से डिनोट किया जाता है और समय को किससे, टी से। इसलिए ओमेगा बराबर क्या हो गया, थीटा अपॉन टी हो गया। क्या हो गया, थीटा अपॉन टी। तो ओमेगा बराबर थीटा अपॉन टी हो गया तो थीटा का मान यहां से क्या आ गया, ओमेगा टी। और आपको थीटा का मान यहां से लेके यहां पर थीटा का मान पुटअप करना है तो फाई बराबर हो जाएगा BA cos ओमेगा टी। और इसको हम क्या दे देते हैं, समीकरण नंबर 1 दे देते हैं। अब देखो समीकरण 1 आ गया हमारे पास, फाई बराबर BA cos ओमेगा टी। हम जानते हैं फैराडे का जो द्वितीय नियम होता है वो ये होता है कि किसी भी परिपथ में उत्पन्न प्रेरित विद्युत बल होता है वो चुंबकीय में फ्लक्स में परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर होता है, अर्थात E बराबर माइनस का n d फाई अपॉन dt है, जहां d फाई अपॉन dt चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर होती है और जो n है ये होती है कुंडली में फेरों की संख्या। अब देखो समीकरण 1 के अंदर जो फाई का मान आया है, फाई बराबर BA cos ओमेगा टी, वो उसका मान हमें यहाँ पर रखना है। तो E बराबर माइनस का है d अपॉन dt, फाई का मान रखा BA cos ओमेगा टी। तो इधर देखना कि B और A
चुंबकीय क्षेत्र और कुंडली का जो क्षेत्रफल होता है ये दोनों नियत राशियां, तो ये क्या आ जाती है, अवकलन से बाहर आ जाती है। तो E बराबर माइनस का NBA d/dt cos ओमेगा टी। और हम जानते हैं कि जो कोस थीटा का जो अवकलन होता है वो क्या होता है, माइनस का साइन थीटा होता है। लेकिन देखो E बराबर माइनस का NBA और कोस ओमेगा टी का जो अवकलन हुआ वो है माइनस का ओमेगा साइन ओमेगा टी। आपको ये ध्यान रखना है कि जहां पर जो थीटा है वो आपका क्या है, कोस ओमेगा टी है। हम टी का टी के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो कोस का अवकलन तो क्या हो जाएगा, माइनस का साइन ओमेगा टी हो जाएगा। इसके पश्चात हमें ओमेगा टी का टी के सापेक्ष अवकलन करना है, जिसका अवकलन आता है वो क्या आ जाता है, आपके पास ओमेगा आ जाता है, और ये ओमेगा आगे गुणा में आ गया। तो ये हो गया E बराबर माइनस का NBA माइनस का ओमेगा साइन ओमेगा टी। माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होके क्या हो जाता है, प्लस, और E बराबर NBA ओमेगा और साइन ओमेगा टी। अब ये आपके पास आ गया चुंबकीय फ्लक्स, प्रेरित विद्युतवाहक बल उत्पन्न हुआ है जो कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण। अब यदि प्रेरित विद्युतवाहक बल का मान अधिकतम होने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि देखो ये कुंडली में फेरों की संख्या नियत, चुंबकीय क्षेत्र एक नियत राशि, B एक नियत राशि, कोणीय वेग एक नियत राशि, तो इसका जो मान है वो अधिकतम या न्यूनतम होने के लिए किस पर निर्भर करता है, साइन ओमेगा टी पर, अर्थात ज्या वक्र पर निर्भर करता है। तो ज्या वक्र का अधिकतम मान चाहिए तो साइन ओमेगा टी का अधिकतम मान कितना होता है, प्लस का 1 होता है। आपको ये पता होगा कि जो साइन थीटा और जो कोस थीटा होता है इनका जो अधिकतम मान है वो तो +1 होता है, और इनका जो न्यूनतम मान होता है वो क्या होता है, -1 होता है। तो इनके अधिकतम मान के लिए इसका मान क्या ले लिया, +1, तो E मैक्सिमम हो गया। प्रेरित विद्युतवाहक बल क्या प्राप्त होगा, अधिकतम, और इसका मान आएगा NBA ओमेगा। अब देखो इस NBA ओमेगा को क्या लिखा जाता है, E नोट लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है, E नोट। तो E मैक्सिमम बराबर किसके हो गया, इन नोट के। इन नोट बराबर क्या हो गया, NBA ओमेगा हो गया। तो यहां से यदि इसको मैं इन नोट लिख सकता हूं तो देखो E बराबर ये हो गया इन नोट और ये हो गया साइन ओमेगा टी। जो ये सूत्र होता है ये आपके प्रत्यावर्ती धारा जनित्र द्वारा उत्पन्न EMF होता है, प्रेरित विद्युतवाहक बल होता है। अब देखो इसके लिए यदि इसका मान कहां से कहां तक परिवर्तित होता रहेगा, देखो हमारे प्रत्यावर्ती धारा जनित्र द्वारा उत्पन्न प्रेरित विद्युतवाहक बल आया वो E बराबर E नोट साइन ओमेगा टी है। और यहाँ पर मैं ये लिख सकता हूँ कि क्योंकि E नोट क्या होता है, प्रेरित विद्युतवाहक बल का अधिकतम मान होता है, इसका सूत्र क्या होता है, E नोट बराबर NBA ओमेगा होता है। अब यदि मुझे इस प्रत्यावर्ती धारा जो प्रेरित विद्युतवाहक बल उत्पन्न होता है उसका अधिकतम मान देखो, यदि साइन ओमेगा टी +1 होता है तो अधिकतम मान होता है, और यदि साइन ओमेगा टी -1 होता है इसको मान क्या होता है, न्यूनतम होता है। +1 है तो मैं ये कह सकता हूं कि साइन ओमेगा टी बराबर साइन 90 डिग्री। साइन 90 डिग्री मतलब जब थीटा का मान 90 डिग्री होगा तब इसका मान +1 आएगा। और यदि -1 है तो मैं ये कह सकता हूं कि साइन ओमेगा टी बराबर साइन 270 डिग्री। अर्थात जो 90 डिग्री और 270 डिग्री होता है, 90 डिग्री व 270 डिग्री पर प्रेरित विद्युतवाहक बल का मान, प्रेरित विद्युतवाहक बल का मान, प्रेरित विद्युतवाहक बल का मान चरम मान होता है, अर्थात अधिकतम मान होता है, अधिकतम मान होता है, अधिकतम मान होता है। यानी 90 डिग्री पर और 270 डिग्री पर जो प्रेरित विद्युतवाहक बल होगा उसका अधिकतम मान होगा। और ये जो होता है ये साइन ओमेगा टी के पदों में परिवर्तित होता है, अर्थात आवर्ती रूप में परिवर्तित होता रहेगा। आवर्ती रूप में परिवर्तित होने का अर्थ है कि इसकी दिशा और इसका मान है वो समय के साथ बदलता रहेगा। यदि 90 डिग्री है तो थीटा बराबर जब 90 डिग्री है तो इस प्रेरित विद्युतवाहक बल का जो मान है वो होता है प्लस का E बराबर प्लस का E नोट। और यदि थीटा बराबर 270 डिग्री है तो इस E का मान होता है माइनस का E नोट। अब देखना कि ये 90 डिग्री पर जो प्रेरित विद्युतवाहक बल प्राप्त हुआ ये तो होता है अधिकतम, और जो ये 270 डिग्री पर जो प्रेरित विद्युतवाहक बल उत्पन्न होता है वो क्या होता है, न्यूनतम होता है। अब देखो
तो यहां से हमने ये पता कर लिया कि जो प्रेरित विद्युत बल है E, इसका मान प्लस ई नोट और माइनस ई नोट के बीच में क्या होता रहता है, आवर्ती रूप में परिवर्तित होता रहता है। मतलब इसका अधिकतम जो मान होता है वो 90 डिग्री पर होता है, वो कितना होता है, प्लस का ई नोट होता है। जो इसका न्यूनतम मान होता है वो 270 डिग्री पर होता है, वो कितना होता है, माइनस का ई नोट होता है। इसको हम ये कह सकते हैं कि ये दोनों मान विपरीत दिशा में परिवर्तित है। ये ई नोट आपके इस दिशा में है तो उसकी दूसरी विपरीत दिशा में क्या होता है, माइनस ई नोट होता है। अब देखना कि अब आगे हम ये देखते हैं कि आपको मैंने ये बताया था कि ओमेगा बराबर क्या होता है, थीटा अपॉन टी होता है। क्या होता है, थीटा अपॉन टी होता है। ये एक होता है कोणीय वेग। कोणीय वेग की परिभाषा हम लिखते हैं, कोणीय विस्थापन में जो परिवर्तन की दर होती है उसको क्या कहा जाता है, कोणीय वेग कहा जाता है। और यहां से हमारे पास जो थीटा का सूत्र प्राप्त हुआ था वो हुआ था ओमेगा टी। इसके अलावा देखो एक सूत्र तो ओमेगा का ये हो गया, इसके अलावा ओमेगा का एक सूत्र तो ये होता है कि ओमेगा बराबर 2 पाई अपॉन टी भी होता है। तो ये कैसे प्राप्त हुआ, इधर देखना कि हम 11th क्लास की जो रोटेशनल मोशन लेसन है उसके अंदर हम ये पढ़ते हैं कि यहाँ पर ये कोई वस्तु है, ठीक है, और इस वस्तु का m द्रव्यमान है, ये इस वर्ताकार पथ पर क्या कर रही है, गति कर रही है। तो मैं ये कहता हूं कि किसी निश्चित समय t पर, यानी इस वस्तु को यहां से यहां तक आने में जो समय लगा t, और इसके द्वारा इसके केंद्र पर जो अंतरित कोण है वो कितना है, थीटा। तो यहां से मेरे पास जो ओमेगा आएगा वो कितना आएगा, थीटा अपॉन टी आएगा। यानी कोणीय वेग कितना आ गया, कोणीय विस्थापन बटा समय। अब यदि मेरे को यहां से ये सूत्र उत्पन्न करना तो देखना, मैं कहूं कि ये वस्तु यहां से स्टार्ट हुई थी और इसने एक पूरा चक्कर कर लिया, और जैसे ही इसने एक पूरा चक्कर किया तो इसने कितना डिग्री कोण घूम गई है, 2 पाई घूम गई। मतलब इसका कोणीय विस्थापन कितना हो गया, 2 पाई। और एक चक्कर पूरा करने में जो समय लगा, समय होता है वो क्या होता है, आपका आवर्तकाल होता है। क्या होता है, आवर्तकाल। तो मैं ये कह सकता हूं कि ओमेगा बराबर, यानी एक चक्कर के लिए ये थीटा का मान कितना आया था, पाई, और एक चक्कर पूर्ण करने में जो लगा समय होता है वो क्या होता है, टी होता है। तो ओमेगा बराबर क्या आ गया, 2 पाई टी। तो ये आपके पास दूसरा सूत्र आ गया। इसके अलावा मैं आपको ये भी कहते हैं कि जो आवृत्ति होती है एफ पे, या इसको हम न्यू भी कहते हैं, न्यू बराबर क्या होता है, 1 अपॉन टी होता है। तो मैं इसको ये चीज लिख सकता हूं कि ओमेगा बराबर ये 2 पाई गुणा 1 अपॉन टी है। तो ये क्या हो गई, आवृत्ति। तो ओमेगा बराबर क्या हो गया, 2 पाई न्यू हो गया। क्या हो गया, 2 पाई न्यू हो गया। अब देखो मैं यदि इस सूत्र में इसका मान पुटअप करूं तो मेरे पास ई का सूत्र ये हो जाएगा कि ई बराबर ई नोट साइन, और ओमेगा का मान क्या लिख दूं मैं कि 2 पाई न्यू, और ये क्या हो जाएगा, टी। ये एक और नया सूत्र प्राप्त हो गया इसकी सहायता से। यदि मैं इसको आवर्तकाल के पदों में चाहूं तो मैं लिखूंगा ई बराबर ई नोट साइन, और ओमेगा की जगह क्या हो गया, 2 पाई टी गुणा क्या, टी। तो ये सूत्र आ गया आवर्तकाल के पदों में। इस प्रकार हमें जो ये सूत्र होता है ये तो ओमेगा टी यानी कोणीय वेग के पदों में सूत्र है प्रेरित विद्युत बल का। यह है जो आवर्ती के पदों में है प्रेरित विद्युत बल का सूत्र, और यह है आवर्तकाल के पदों में प्रेरित विद्युत बल का सूत्र। आज आपके ये प्रत्यावर्ती धारा जनित्र का जो टॉपिक था ये हो गया खत्म। तो सभी विद्यार्थियों से आग्रह है कि आप गुरुकुल महाविद्यालय खियाड़ा के जो यूट्यूब चैनल है उसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और आपका प्यार हमारे ऊपर यूं ही बना रहे ताकि आपको डेली जो नई नई क्लास है, नए नए टॉपिक है, उनसे वाकिफ करवाया जा सके। और हम यह सुविधा करेंगे कि आपके पास प्रत्येक सब्जेक्ट की 10th और 12th के प्रत्येक सब्जेक्ट की क्लास है वो आपको ऑनलाइन प्रोवाइड करवाई जाए।